नमस्कार मित्रों। अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही हो आप तक तो कृपया इंगित करेंगे। तो शुभ संध्या और नमस्कार आप सब लोगों को। जनसुलभ पुस्तकालय के इस मंच पे आज मैं आप सबसे अपनी कविताओं के साथ मुखातिब हूँ। इसके पहले अवसर मिला था कि अपनी कहानी ए आजी के साथ उपस्थित हुआ था। तो आज अपने प्रकाशित जो संग्रह हैं 5 मिट्टी के फल, कोई नया समाचार, संगत, अंधेरे में अंताक्षरी और बिना मुंडेर के छत, जो पिछले जो सबसे अद्यतन संग्रह आया, इनसे कुछ कविताएं मैं सुनाऊंगा और उसके बाद मैं अपने आगामी संग्रह प्रश्नकाल शून्यकाल की कविताएं भी आपसे साझा करूंगा, जो संभवतः पहली बार आप तक पहुंचे या शायद कुछ पत्र पत्रिकाओं में आपने देखी हों वो कविताएं। और कुछ मित्र जो है देख पा रहा हूँ, बुद्धदेव जी हैं, संजीव हैं, चंदन सिंह जी हैं और अर्पण जी तो हमारे, उन्होंने इस मंच से फिर बुलाया उनका पुस्तकालय के प्रति, और मैं कविताएं सुनाऊंगा तो कोशिश करूंगा कि ऐसी कविताएं आपके सामने रखूं जो एक या दो के सिवा अब तक सजीव आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर सका हूं। तो नई कविताएं हों, संग्रहों से भी वो वे कविताएं सुनाऊंगा जो इसके पहले जो आलोचना के मंच पर जो एक कविताओं की संध्या हुई थी आप सबके साथ, उनके अलावा नई कविताएं हों। तो और एक और कोशिश ये होगी कि धीरे धीरे आपको उस नए आगामी संग्रह प्रश्नकाल शून्यकाल की तरफ ले जाऊं। तो कोशिश करूंगा कि सवाल करती हुई कविताएं, प्रश्न परक कविताएं आपसे साझा करूं, तो एक निर्माण होगा उस नई संग्रह की कविताओं के लिए, एक पृष्ठभूमि भी बनेगी। और फिर आपकी जैसी बीच बीच में अगर कुछ आपकी पसंद की कुछ कविताएं अगर आपने इंगित किया तो कोशिश करूंगा कि उनको भी साथ ले लूं। तो शुरुआत करता हूं मैं। जो पहला संग्रह मिट्टी के फल जो वर्ष 2001 में आया था प्रकाशन संस्थान से, तो उसकी पहली कविता से शुरू करता हूं, जिसका शीर्षक है बच्चे की स्लेट पर लिखे कुछ सवाल। क्या सच में एक दिन स्वच्छ जल रह जाएगा केवल नारियल में? क्या सच में एक दिन स्वच्छ जल रह जाएगा केवल नारियल में, और खाली बांस के खोल में सांस की हवा? क्या बस जुगनुओं में रह जाएगी सच की लौ, और उर्वर मिट्टी केंचुओं के बिल में? श्याम पट इतना बड़ा कोरा फैला हुआ,
और जरा सी खड़िया नहीं होगी छुट्टी लिखने के लिए भी। शाम पट इतना बड़ा कोहरा फैला हुआ, और जरा सी खड़िया नहीं होगी छुट्टी लिखने के लिए भी। क्या सच में एक दिन झिंगुरों के पास ही रह जाएगी पुकार, और चिड़ियों को भी सुबह होने का पता नहीं चलेगा। तो यह नन्ही सी एक कविता थी, बच्चे के स्लेट पर लिखे कुछ सवाल। इस बीच हमारे मित्र राजीव, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। अगली कविता जो है, शीर्षक है उसका कैसे आना हुआ। तो हालांकि ये कविता वर्ष 2001 के संग्रह में है, और उससे भी पहले प्रकाशित हुई थी, लेकिन आप देखेंगे कि समकालीन संदर्भ में जहाँ किसी का किसी के यहाँ आना जाना ऐसे भी बंद है, तो यह कविता, जैसे कि कविता की खूबी होती है कि वह कई बार अपने आगे के समय को प्रतिबिंबित करती है, उसकी चाप भी उसमें सुनाई देती है। एक जगह मैंने एक अपने साक्षात्कार में लिखा भी है, कहा है कि साहित्य और विशेषकर कविता का जो आईना होता है उसमें वर्तमान के सिवा बीता हुआ कल और आने वाला कल, इन दोनों और आहट होती है। तो उसी आज के परिदृश्य में शायद इसे और सराह पाएंगे आप। शीर्षक है कैसे आना हुआ। कैसे आना हुआ, पूछता है फूल तितली से। कैसे आना हुआ, पूछती रसोई बिल्ली से। कैसे आना हुआ, पूछता है महाजन दरिद्र से। बिना कैसे नहीं हो सकता आना। कैसे आना हुआ, पूछता है अजगर हिरण के बच्चे से। पूछता जाल चिड़ियों से, शहर आदमी से। आना तो पड़ता है, लाख कहो चला आया। कैसे आना हुआ, पूछा जाता हूँ पहली नजर से। आखिरी सीढ़ी पर झुलसती हैं एड़ियां। कैसे आना हुआ, न पूछने के पहले चुप हूं, और दोहरा दे जो फिर। कैसे कहूं इन्हीं पाँवों से, इन्हीं पंखों से, इसी आत्मा इसी हृदय से आया तुम्हारे पास। कहता तो कोई नहीं करता विश्वास। सोचता रहा था कई दिनों से, सोचता रहा था कई दिनों से। हवाओं को आवाज दूं ऐसे ही, बैठूं लहरों के करीब ऐसे ही। अकारण मिलूं किसी से आधी रात, जाऊं किसी के घर ऐसे ही। मगर पूछे जाने पर आना हुआ कैसे, कह दूं ऐसे ही, तो होगा यह सबसे खतरनाक जवाब। कैसे आना हुआ, पूछता हूं हर सांस से, हर मुस्कान से, हर धूल सनी सोच से। उसके पहले दूध दाद से, उसके पहले बोल से। कैसे आना हुआ, पूछता दुनिया के नवागंतुक से। झेपता वह, झेपता मैं, कैसे आना हुआ। तो कैसे आना हुआ आपके साथ साझा किया भी।
एक कविता है इसी संग्रह, पहले संग्रह कैसे आना हुआ के बाद, इसी पहले संग्रह मिट्टी के फल से लिखावट शीर्षक की कविता साझा कर रहा हूँ। इस बीच मित्र विनय रंजन जुड़े हैं और अग्रज मनोरंजन जी जुड़े हैं, और भी जो मित्र इस बीच आए हैं उन सबका स्वागत है और धन्यवाद प्रकट करता हूँ, क्योंकि शायद पढ़ने के क्रम में ऐसा हो कि ध्यान न जाए, लेकिन आप सब जो जुड़े हैं और जुड़ेंगे सबका अभिवादन करता हूँ। और यह कविता लिखावट, यह उनकी भी होती है जिन्हें लिखना नहीं आता। खड़िया पेंसिल सरकंडे किनारे कर, जो शुरू से महीन रंगीन लेखनियों के पीछे पड़े गई उनकी लिखावट। और जिन अभिभावकों को बड़ी फिक्र रही कि उनके बच्चे न बिगड़े, उन्होंने हाथ पकड़कर लिखना कभी नहीं सिखाया। अजीब भेद है इसमें, वह जो कुछ कह नहीं पाता ठीक से, कैसे मोती उतार देता है पन्नों पर। और कलम हाथ में लिए कागज पर टिकने से पहले बुरी तरह कांपता है जो हाथ, वही लिखते हुए कितना सध जाता। लिखावट बनानी पड़ती है, हाथ फेरना होता है शुरू शुरू में किसी अच्छी लिखावट पर। जैसे इस अंधेरे में उंगलियों से महसूस करता हूं मैं तुम्हारे अक्षर, और याद करता हूं इस दुनिया में सृष्टा की लिखाई, इस दुनिया में सृष्टा की लिखाई को दोहराना था हमें। पर हमारे सीखने का ढंग, पर हमारे सीखने का ढंग कि वे इबारतें भी धूमिल पड़ गई। एक दूसरी भाषा की चिट्ठी रहती हमेशा दिल के पास वाली जेब में, बीच बीच में निकाल कर पढ़ता हूं मैं उसकी लिखावट। अपराधियों तक पहुंचने में जब, अपराधियों तक पहुंचने में जब काम आ सकती हैं लिखावटें, तो अपनापन तलाशने में क्यों नहीं। पढ़ने में लिखा हुआ ही नहीं, लिखावटों को पढ़ना भी शामिल है। पढ़ने में लिखा हुआ ही नहीं, लिखावटों को पढ़ना भी शामिल है। जिनकी लिपि कुंजी नहीं अभी तक, ऐसी कई सभ्यताएं खुल सकती हैं इस पहचान से। तो यह कविता लिखावट अभी आपसे साझा की। अब एक दो कविताएं और इसी संग्रह से आपके साथ साझा कर रहा हूँ, फिर अगले संग्रह की ओर चलेंगे। एक कविता है इसमें, बल्कि एक साथ अगर वो दोनों कविताएं मैं आपके साथ साझा करूं तो शायद आप ज्यादा सराह सकेंगे। पहली कविता है 10 वाक्य जो बच्चे ने गाय पर लिखे। अमूमन जब हम लोग छोटे थे तो था स्कूल की तरफ से भी, कभी कभी घर पे भी किसी विषय पर कुछ वाक्य लिखने के लिए कहे जाते थे। तो वहीं से यह इस कविता का सूत्र है, 10 वाक्य जो बच्चे ने गाय पर लिखे। चार पांव उसके जैसे चारपाई के, चार पांव
न चारपाई गाय को, हाथ नहीं कोई, हाथ नहीं कोई भारी सिर हिलाकर, हल्की पूंछ बुलाकर उड़ाती मक्खियां, दो आंखें बड़ी बड़ी हमेशा गीली कीच भरी, धन उसका भरा हुआ, धन उसका भरा हुआ, और एक मन जो नहीं दिखता, उसे दूहते और पूजते हम, कुछ भी खाकर गोबर करती पवित्र, उसकी दूध से भी मीठी, कंठ में सीधी गिरती उसकी पहली धार की गुदगुदी, बड़ी भली खड़ी ऐसे ही सब भागती गाय, देखने वाला लेकिन उसके रास्ते में ना आए, निर्णय वही करे सही गलत का, निर्णय वही करें सही गलत का, शिक्षकों से आग्रह है ये पंक्तियां गाय को सुनाई जाएं, और गाय से अनुरोध है कि वह उस समय न पगुराए। इस बीच कई मित्र जुड़े हैं, हमारे आदरणीय मुकुल जी जुड़ी हैं, और मैं देख पा रहा हूँ कि राम कुमार जी भी जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है, और इसी क्रम में अगली कविता की ओर ले जाना चाहूंगा। शीर्षक है सड़क पर भैंस। सड़क पर सबसे शान से चलती है भैंस, शांत बेपरवाह अपनी चाल, धुनते रहो लाख घंटी, फटकारते रहो भोंपू, भिड़ा ही क्यों न दो पहिया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसकी सेहत पर, इत्मीनान से चलती है भैंस। कीच कुंड से स्नात निकली हो तो और मस्त, आधे गीले अध सूखे पंख से आधी लिपि पीठ छल मलाती, मौन मुदित कई बार देखता हूँ, कई बार देखता हूँ यह अद्भुत दृश्य, सकरे एक तरफा पुल पर सबसे आगे अपनी चिरपरिचित मंथर चाल में जुगाली करती चल रही है वो, और उसके पीछे रोते हंसते उसी की चाल में ठनकता ठनकता बढ़ रहा, तेज से तेज, भारी से भारी, खूबसूरत सुसज्जित छोटे बड़े पहियों का काफिला। कोई आवाज ऊंची नहीं करता, कोई आवाज ऊंची नहीं करता, कहीं उसकी तबीयत बीचों बीच बैठने की न हो जाए। ये 5 कविताएं मैंने पहले संग्रह मिट्टी के फल से साझा किया आपके साथ, और अब मैं आमंत्रित करता हूं आपको दूसरे संग्रह कोई नया समाचार की ओर। यह वर्ष 2004 में भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई थी, और इसकी एक खासियत थी कि इसमें सारी कविताएं बच्चों के बहाने से जीवन और जगत को देखने की कोशिश करती हैं, और इसे पढ़ने वालों ने इतना प्यार दिया कि ये आने के साथ साथ कुछ एक वर्षों में ही आउट ऑफ प्रिंट हो गई। लेकिन इसके बावजूद अच्छा लगता है कि अब भी पत्र पत्रिकाओं में, खासकर
नई दुनिया इंदौर से जो निकलती है उसमें अक्सर वो आवरण पृष्ठ पर उन्होंने एक परंपरा रखी है हर सोमवार को कविता देने की। तो उसमें अक्सर इस संग- और जिन्हें आप सबका प्यार भी मिलता रहा है। तो शुरुआत करता हूँ। एक कविता है, यात्री। अपने नन्हे पैरों में खूब बड़ी चप्पलें पहने डगमगाता चल रहा बच्चा, जैसे डोंगियों में खड़ा पैरों में बांधे भविष्य। डगमगाता चल रहा बच्चा, जैसे डोंगियों में खड़ा पैरों में बांधे भविष्य। कुछ साल बाद की चप्पलें हैं ये, कुछ साल बाद की चप्पलें हैं ये, कुछ वक्त बाद ठीक होंगी। टोकता हूँ, बड़ा भी तो हो रहा मैं, कहता वह अपनी ही धुन में। बड़ा हो रहा वह सचमुच, देखता हूँ चढ़ गए हैं उसके कपड़े। बड़ा हो रहा है वह सचमुच, देखता हूँ चढ़ गए हैं उसके कपड़े। कुछ साल पहले के हैं ये, गत और आगत को एक साथ पहने। गत और आगत को एक साथ पहने, किसी की नहीं सुनता। बढ़ रहा वह समय को थामता। तो ये छोटी सी कविता थी, यात्रा, संग्रह कोई नया समाचार से। और इस बीच सुरेंद्र जी जुड़े हैं, स्नेह उनका। एक और कविता जो आदरणीय नंद किशोर नवल जी को बहुत पसंद थी, और वो एक लघु पत्रिका निकालते थे कसौटी के बाद के दिनों में, जनपद। तो उसमें उन्होंने अपनी पसंद से कुछ कविताएं जो शामिल की थी, तो उसमें यह कविता थी, शीर्षक है उपस्थिति। घर में वह करता घर का काम, स्कूल में स्कूल का। अभी जब रास्ते पर है घर से स्कूल जाने के, सोचता है कर ले रास्ते का कुछ काम। ठोकरे लगाता चल रहा रास्ते पर पड़े ठीकरों को। ठोकरे खाकर ही कोई इंसान होता है। उसने पढ़ा है, उसे भरोसा है, 100 ठोकरों के बाद ठीकरा भी आदमी हो जाएगा, और वह उसे अपने साथ पाठशाला ले जा सके। आगे बढ़, आगे बढ़ाता उसे आगे बढ़ रहा वह। हालांकि डर है इसमें स्कूल के लिए देर होने का, फिर खड़ा होना पड़ सकता है। पर अच्छा है अच्छे काम के लिए खड़ा होना। 99 ठोकरों में लगभग तय कर चुका रास्ता, वो दिख रहा पाठशाला का दरवाजा। दम भरकर पैरों से उछाल देता ठीकरे को। किसी को ढेला किसने फेंका, जिसे लगा वह घूम कर देखता है। घूर कर फिर फेंक देता उसे पूरे जोर से घूरे पर। कक्षा चल रही है, फिर फेंक देता उसे पूरे जोर से। कक्षा चल रही है और ढेला आसमान में है। वह कभी भी आ सकता है,
चाहे देरी और हड़बड़ी में आना उसका गिरने जैसा हो, चाहे देरी और हड़बड़ी में आना उसका गिरने जैसा हो, और आने की अनुमति के बदले सीधे वह कहे, उपस्थित श्रीमान। इसी संग्रह से एक छोटी सी कविता, प्रश्न वर्ग कविता, शीर्षक है चलन। भरे हुए शामियाने में पहुंचता है कोई बड़ा पहुंचा हुआ, भरे हुए शामियाने में पहुंचता है कोई बड़ा पहुंचा हुआ, और एक बच्चे को उठना पड़ता है। गई हैं वे सब शरीर इसमें जिनकी आंखें पक गई हैं, उठना उन्हें चाहिए, उठना उन्हें होगा जिन्होंने देख ली दुनिया, जो कर चुके तमाशा। उठना उन्हें चाहिए, उठना उन्हें होगा जिन्होंने देख ली दुनिया, जो कर चुके तमाशा। बच्चों को हटाकर यहाँ बनाई जा रही जगह, बच्चों को हटाकर यहाँ बनाई जा रही जगह, यह उल्टा कायदा है पर यही चलता है, यह उल्टा कायदा है पर यही चलता है। अब देखना है इस तरह लेकिन कब तक चलेगी दुनिया, अब देखना है इस तरह लेकिन कब तक चलेगी दुनिया। अब मैं एक कविता और इस संग्रह से सुना रहा हूँ आपको। हमारे मित्र यह अनुरोध कर रहे हैं कि संग्रह का मुख पृष्ठ शायद दिखाया जाए उनको। ये संग्रह कोई नया समाचार। मित्रों के अनुरोध ज्ञानपीठ के पास जाते रहते हैं संग्रह के लिए, और तो फिर मुझे ये सूचित करते हैं कि वहाँ पुस्तक उपलब्ध नहीं है, आप उपलब्ध कराएं। मैंने अपनी अब तक ये संभव हो पाता है कि इसका पुनर्मुद्रण वो करें। तो एक और कविता, सच का अंगार। सच का अंगार, नहीं नहीं झूठ है यह, नहीं नहीं झूठ है यह, कोई चोरी नहीं की मैंने, गिड़गिड़ाता है बच्चा। नहीं नहीं झूठ है यह, कोई चोरी नहीं की मैंने, गिड़गिड़ाता है बच्चा। ठीक है फैसला हो जाएगा, ठीक है फैसला हो जाएगा, वे ले आते सच का अंगार। 8-10 साल का लड़का उठाएगा बरसों पुरानी यह आग। वह सच्चा है तो नहीं जलेगी उसकी हथेली। चलो बात खत्म करते हैं, चलो मान लेते हैं, और यह अंगार देखकर बच्चा भी मान लेगा शायद कि वह झूठा है। चलो बात खत्म करते हैं, बच्चा भी मान लेगा शायद कि वह झूठा है। लेकिन सच्चे आदमी, तुमने इस अंगार को चिमटे से क्यों पकड़ रखा है? लेकिन सच्चे आदमी, तुमने इस अंगार को चिमटे से क्यों पकड़ रखा है? तो ये कुछ कविताएं दूसरे संग्रह कोई नया समाचार से
और अब चलते हैं तीसरे संग्रह, संगत से। जैसा कि पहले मैंने कभी बताया है, ये कोई नया समाचार में जहां बच्चों के बहाने दुनिया को देखने की कोशिश थी, संगत में पिता के अंतिम दिनों के स्मृति चित्र हैं। और जैसा आदरणीय नामवर जी ने इस पे चर्चा करते हुए कहा कि उनकी नज़र में शायद ही दुनिया में और देश में शायद कोई नहीं ऐसा संग्रह है जो एक कथानक पर, एक थीम पर पूरा कविता संग्रह हो। तो संगत से कुछ कविताएं मैं प्रस्तुत करूंगा। ये एक तरह की त्रयी है, जिसमें तीसरा संग्रह अभी प्रकाशित नहीं हो सका है माँ के साथ। तो ये कोशिश थी कि अगर बचपन को संवारा जा सके, बचपन का सही पालन पोषण और उसका संवर्धन सही हो, तो शायद हमारा समाज अच्छा बने। और शायद उस समाज को दिशा देने के लिए अगर माता पिता इस अच्छाई और सच्चाई को की राह पर बच्चों को ले जाएं, उन्हें वह राह दिखाएं, तो भी शायद समाज बेहतर हो। तो एक दूसरा तरीका, कविता कई तरीके अख्तियार करती है संवेदनाओं के परिष्कार के लिए। तो ये दूसरा एक सोच के तहत ये त्रयी बनाई गई थी। इसके दो संग्रह आए हैं, तीसरा शायद आया है जल्दी ही। तो फिलहाल संगत से कुछ कविताएं के चित्र हैं। पहली कविता से जो साझा कर रहा हूँ, शीर्षक है उसका अनिवार्य। रात दिन माँ जुटी रहती, रात दिन माँ जुटी रहती उनकी देखभाल में। इसके बिना कठिन होता जी पाना, स्त्री का होना जरूरी, स्त्री का होना जरूरी, जीवन को सेने संजोने बचाने बढ़ाने के लिए। बचपन और बुढ़ापा एक से मासूम, एक से लाचार, दोनों को चाहिए वही दुलार। क्या एक स्त्री को अपने आखिरी वक्त में मिलेगी एक स्त्री? क्या एक स्त्री को अपने आखिरी वक्त में मिलेगी एक स्त्री? और एक छोटी सी कविता इसी संग्रह से, इसी संग्रह संगत से एक छोटी सी कविता। शीर्षक है उठावन। समय क्या हुआ, समय क्या हुआ, किसी ने पूछा। उठा देना जरा सुबह का, अलार्म लगा देना। फिर कहा समय क्या हुआ, किसी ने पूछा। उठा देना जरा सुबह का,
अलार्म लगा देना। फिर कहा, नींद से उठने का समय होता है जैसे, नींद से उठने का समय होता है, नींद से उठने का समय होता है जैसे, क्या दुनिया से भी उठने का। इस बीच मदन जी जुड़े हैं साथ, बहुत श्रेय उनका रहा है सदा से, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और किरण जी भी साथ में है। एक और छोटी सी कविता है इसी संग्रह से, सीटी। घड़ी तो पहले ही आ चुकी थी, घड़ी तो पहले ही आ चुकी थी, रुकावट के समय में खेल चल रहा था। घड़ी तो पहले ही आ चुकी थी, रुकावट के समय में खेल चल रहा था। सहसा बजी सीटी, पांव ठिठक गए, गेंद भी। सहसा बजी सीटी, पांव ठिठक गए, गेंद भी। बाहें फैलाए विजयी हुआ सा, क्या कोई धाया। बाहें फैलाए विजयी हुआ सा, क्या कोई धाया। और एक कविता इस संग्रह से सुना रहा हूँ, जो नामवर जी को बहुत पसंद थी। शीर्षक है गीले बोल। गीले बोल। एक दिन इसी तरह चली जाएगी जान, एक दिन इसी तरह चली जाएगी जान, छूट जाएंगे प्राण, फिर नहलाती रहना इस देह को। एक दिन इसी तरह प्राण, फिर नहलाती रहना इस देह को। ऐसे बोलते कि निशब्द हो जाती माँ, ऐसे बोलते कि निशब्द हो जाती माँ। बिना बोले वे नहीं नहाते, बिना बोले वे नहीं नहाते। सबको उम्मीद है, सबको उम्मीद है, जब अंतिम स्नान की हो रही होगी तैयारी, तब भी इसी तरह उठकर बोल पड़ेंगे, तब भी इसी तरह उठकर बोल पड़ेंगे। तो ये कुछ कविताएं तीसरे संग्रह संगत से हैं। चौथे संग्रह अंधेरे में अंताक्षरी की ओर। शीर्षक का की अगर पृष्ठभूमि बताऊं तो आप सब जानते हैं, हमारे जब मैं पटना में जिन दिनों में रहा लगातार, अभी भी आता जाता रहा हूँ, लेकिन जब लगातार रहा अपने विद्यार्थी जीवन में और फिर कुछ साल नौकरी के भी वहाँ गुजारे, तो आप जानते हैं वहाँ पे राजधानी होने के बाद भी बिजली हमारे इलाके में तो आती जाती रहती थी। तो शाम के समय छतों पर समय निकालने के लिए अंताक्षरी का खेल चलता था। तो शीर्षक की पृष्ठभूमि, उसी पृष्ठभूमि से एक कविता श्रृंखला 5 कविताओं की लिखी थी, उसी पे संग्रह का नाम अंधेरे में अंताक्षरी रखा। तो पिछले संग्रह से जोड़ते हुए एक कविता माँ को याद है प्रस्तुत कर रहा हूँ। माँ को अपना जन्मदिन याद नहीं, माँ को
अपना जन्मदिन याद नहीं, उसे याद है दूध का हिसाब, याद है धोबी को दिए जाने वाले कपड़े, याद हमारी स्कूल फीस, खूब अच्छी तरह याद पिता की चाय में चीनी का अनुपात। बस अपना जन्मदिन याद नहीं। पूछने पर बैठकर सोचने लगती और हमें लगता उसे याद आ रहा। पूछने पर बैठकर सोचने लगती और हमें लगता उसे याद आ रहा, लेकिन उसे याद आ जाता चूल्हे को खोरना, रसोई का खुला रह गया दरवाजा, या समय किसी के आने का। उलट पुलट कर देखता सारी चीजें, वे कहानियां जो उसने सुनाई हैं, सब डिब्बे जिनमें क्या क्या कुछ रखा, डायरी जिसे खर्च के हिसाबों ने बांट दिया। कहाँ भूल आई वह, कहीं चूल्हे की आंच में तो नहीं जलाई, धोने खंगालने में तो नहीं गलाई, साफ सफाई करके रद्दी में तो नहीं मिलाई। असहाय सा झुंझलाता, फिर इतनी अच्छी तरह क्यों याद है जन्मदिन मेरा, वह उसे भी भूल जाए। देकर बड़ा कोई वास्ता आखिरी बार मुस्कुराहट के साथ बतलाती वह एक तारीख, जो मेरा जन्मदिन। देकर कोई बड़ा वास्ता आखिरी बार पूछता माँ से जन्मदिन उसका, और मुस्कुराहट के साथ बतलाती वह एक तारीख, जो जन्मदिन मेरा। भला यह क्या जवाब हुआ, अविश्वास से देखता उसे, भला यह क्या जवाब हुआ। लेकिन शांत और संयत वह कहती उसी तरह, यह सच है, हाँ सच यही, जिस दिन हुआ जन्म तुम्हारा, उसी दिन जन्मी तुम्हारी माँ भी। उसके पहले तुम्हें कुछ और थी, उसके पहले तुम्हें कुछ और थी। माँ शायद ठीक कह रही, माँ शायद ठीक कह रही सोचता हूँ, मगर मरना भी तो पड़ता है फिर जन्म लेने से पहले। बताओ माँ, बताओ माँ, फिर से पूछता, दो जन्मों के बीच कुछ मरा भी तो होगा। बताओ माँ, फिर से पूछता, दो जन्मों के बीच कुछ मरा भी तो होगा। चुपचाप खड़ा, आंखें उसकी देखता, जो धरती आकाश छूती, रसोई की आग की ओर लौटती। चुपचाप खड़ा, आंखें उसकी देखता, जो धरती आकाश छूती, रसोई की आग की ओर लौटती। उसे सब याद है, सब कुछ, पूरा पूरा। एक कविता, लौट रहा हूँ बाजार से, लौट रहा हूँ बाजार से, और पास में है बस एक सिक्का। लौट रहा हूँ बाजार से, और पास में है बस एक सिक्का। चने ले सकता हूँ इससे, या मूंगफली, या खाली धोना, गुब्बारा, हवा मिठाई, या कागज की झंडी। सब गया, बचा यही, सब गया, बचा यही, कि अपनी फटी जेब में रखूं, और हर कुछ कदम पर झुक कर उठाता रहूं। सब गया, बचा, झुक कर उठाता रहूं, समझ कर नया खुश होता रहूं। उछाल कर तय करूं चुनना किसे, उछाल कर तय करूं चुनना किसे, चैन या ईमान, या पाँव में लगा पहिए की तरह चलूं।
भूखे बच्चे की नाभि पर बांध कर सुला दूं, या कि जिधर कम है बाट पासंग लगा दूं। भूखे बच्चे की नाभि पर बांध कर सुला दूं, या कि कम है जिधर बाट पासंग लगा दूं। खोटा था या अधिक खरा जो फिरा, खोटा था या अधिक खरा जो की तरह मुझे मिला। मेरा ही सब कुछ लेकर किसी रियायत की तरह मुझे मिला। अपनी आत्मा के फड़फड़ाते कागज पर रखने या अपना वजन करने के लिए, अपनी आत्मा के फड़फड़ाते कागज पर रखने या अपना वजन करने के लिए बेचा या खरीदा गया है मुझे इस एक सिक्के से। यह शगुन का है या सुपारी का, यह शगुन का है या सुपारी का। तो यह कविता अंधेरे में अंताक्षरी से फिरना, और मेरे ख्याल में एक और कविता इस संग्रह से सुनाता हूँ, समय को देखते हुए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि कुछ कुछ एक कविताएं नए संग्रह प्रश्नकाल शून्यकाल से आपको सुनाऊं, जो शायद चूंकि संग्रह वो आने की उम्मीद में है। संग्रह पांडुलिपि तैयार है वर्ष के शुरू से, लेकिन उसके बाद जैसा आप जानते हैं परिस्थितियां ऐसी आ गई कि जिसमें प्रकाशकों के लिए भी मुश्किलें खड़ी हुई हैं। तो अब शायद कुछ सूरत बने इसके आने की उम्मीद करता हूँ। तो उसके पहले मैं एक कविता जाना सुनाता हूँ, अंधेरे में अंताक्षरी से। एक इसी शीर्षक की एक और कविता आगामी संग्रह प्रश्नकाल शून्यकाल से भी सुनाऊंगा अगर मौका मिले। उसमें भी एक कविता उसी शीर्षक से है, जाना। जब जाना होगा मुझे, जब जाना होगा मुझे, सहसा तेज हो जाएगी मेरी याददाश्त। याद आ जाएगा कुछ जिसकी खातिर जरूरी होगा जाना। जाना जब होगा तो कहीं से आकर घर से लग जाएगा रास्ता। गली में दिख जाएगी कोई सवारी जो ऐसे कभी नहीं आती। किसी की घड़ी से चुभेंगे कांटे, मैं पूछूंगा समय जो किसी बस या गाड़ी का हो सकता है। जब जाना होगा मुझे, देर तक नहीं मिलेगा एक पांव का जूता। एक बच्चे से होगा ही नहीं प्रणाम, कुछ खूबसूरती से हिलने वाले हाथ एकदम से भूल जाएंगे सब कुछ। जाना जब होगा मुझे, ठीक उसी समय धक से आ जाएगी बिजली। घूमने लगेगा पंखा, बिना शोर टपकने लगेगा पानी। रसोई से दौड़ेगी पकते खाने की गंध। जाना जब होगा मुझे, ठीक उसी समय धक से आ जाएगी बिजली। घूमने लगेगा पंखा, बिना शोर टपकने लगेगा पानी। रसोई से दौड़ेगी पकते खाने की गंध। लेकिन मुझे तो जाना, लेकिन मुझे तो जाना होगा। साथ रखनी होगी याद, रास्ते में कोई दवा लेने की, पहुंच कर एक चिट्ठी लिखने की। नहीं भूलने के लिए होगा, पर क्या इतना ही पर। साथ रखनी होगी याद, रास्ते में कोई दवा लेने की, पहुंच कर एक चिट्ठी लिखने की। नहीं भूलने के लिए होगा ख्याल, सेहत और फिर कभी आने का, पर क्या इतना ही पर। कुछ ज्यादा तो नहीं हो जाएगा भार, कितनी देर तो सामान ही अड़े रहेंगे, और ठहरेंगे जितनी देर बढ़ते रहेंगे। अंत में पूछेगी वह, कुछ छूट तो नहीं रहा। अंत में पूछेगी वह, कुछ छूट तो नहीं रहा। कोई क्या कहेगा, बस देख लेगा कुछ के बहाने हर किसी को एक बार।
अंत में पूछेगी वह, कुछ छूट तो नहीं रहा, कोई क्या कहेगा, बस देख लेगा कुछ के बहाने हर किसी को फिर एक बार। रहेगा क्या रहा, रहेगा क्या रहा, अगर लेता गया कुछ साथ, कोई इस तरह जाते कि कहीं कुछ छूट नहीं रहा, कोई इस तरह जाते से कह सकता पूरे यकीन से कि कहीं कुछ छूट नहीं रहा। तो ये कुछ कविताएं जो चौथे संग्रह अंधेरे में अंताक्षरी के से आपको साझा की। इस बीच अनिरुद्ध जी, अमिताभ जी जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। और शायद कई नाम मैं देख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उतना अभ्यास भी नहीं है, सच पूछे तो। अगर वो पढ़ते हुए जो संदेश आपके, लेकिन अब मैं अ, बिना मुंडेर की छत जो अगला संग्रह है, उससे आपको दो तीन कविताएं सुनाता हूँ। उसके बाद मैं सीधे चलूंगा आने वाले कई संग्रहों की पांडुलिपियां हैं, लेकिन उसमें से एक संग्रह मैंने आज चुना है, प्रश्नकाल शून्यकाल, जो जैसे मैंने कहा कि वर्ष के शुरू से तैयार है और शायद कहीं से उसे सुयोग मिले प्रकाशित होने का। तब तक क्यों ना उसकी कुछ कविताएं आपके साथ साझा करूं। तो उससे पहले बिना मुडेर की छत संग्रह से, जो राजकमल प्रकाशन से 2017 में आया, पहली कविता नवान। नवान। नए कवि तुम्हारे पास नया क्या है, नए कवि तुम्हारे पास नया क्या है। नई है मेरी कलम, इसकी रोशनाई, नया है कोरा पन्ना, नया है नई आंखों के नए पानी में तिरता सपना, नए पंखों में भरी नई हवा, नए तिनके सजावट इनकी नई। नया है नई आंखों के नए पानी में तिरता सपना, नई मिट्टी के नए गन्ने का नया रस, नई मिट्टी के नए गन्ने का नया रस, पाग जो बन रहा कब से अभी अभी पका है, अभी अभी मैंने इसे चखा है। नई मिट्टी के नए गन्ने का नया रस, पाग जो बन रहा कब से अभी अभी पका है, अभी अभी मैंने इसे चखा है। नई है मेरी बेचैनी, मेरी छटपटाहट, मेरी हूक, मेरी कूक, मेरी चहक नई। नई है मेरी बेचैनी, मेरी छटपटाहट, मेरी हूक, मेरी कूक, मेरी चहक नई। नया है मेरा देखा, मेरा जाना, मेरा अनकहा। नया है मेरा देखा, मेरा जाना, मेरा अनकहा। दुख तो वही, बरसों बरस पुराना, हजार बाहों वाला। दुख तो वही, बरसों बरस पुराना, हजार बाहों वाला। पर अभी अभी जन्मा है मेरे यहाँ, पर अभी अभी जन्मा है मेरे यहाँ। किलक नहीं, उसकी धमक नहीं है, उसकी किलक नहीं। एक कविता इसी संग्रह से, बाजार में इंतजार। बाजार में इंतजार कर रहा किसी का, यहाँ से कहीं हमें एक साथ है जाना। बाजार में इंतजार कर रहा किसी का, यहाँ से कहीं हमें एक साथ है जाना। बेहतर होता अगर मैं उसके घर चला जाता, या वह आ जाता मेरे यहाँ। मगर जिस समय में हम रह रहे,
मगर जिस समय में हम रह रहे, घर दूर है और बाजार नजदीक। घर में मिलना मुश्किल, बाजार में आसान। चारों ओर से आते रास्ते, मुझे नहीं पता वह किधर से ढूंढता आएगा। चारों ओर से आते रास्ते, मुझे नहीं पता वह किधर से ढूंढता आएगा। हर तरफ है देखना, अपने को आश्वस्त करना, इतनी सारी चेहरे जैसी चीजों और चीजों जैसे चेहरों के बीच। इतनी सारी चेहरे जैसी चीजों या चीजों जैसे मुझे देखेगा, ठिठकेगा, देख कर पहचान लेगा। एक और छांव है कुछ दूर, कुछ देर खड़ा रहता वहां, फिर एहसास होता ये छांव किसी की, ये छांव किसी की। कुछ भी नहीं यहाँ, यूं ही बिना लिए दिए जिसका इस्तेमाल किया जा सकता। मैं छांव छोड़कर धूप में आ जाता। थोड़े ही समय में लगने लगता आना आसान है बाजार में, टिकना कठिन। खड़ा रहा इसी तरह तो कोई हटा देगा या मुझ पर अपना इश्तेहार लगा देगा। टहलता हूँ इस मोड़ से उस मोड़, तो भी कई आंखों कंधों कोहनियों से टकराता, कई पहियों के पड़ते छींटे, दबता कटता रह जाता। जहां से हटा लौट कर देखता फिर उस जगह, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं वह आया और मुझे न पाकर फिर गया। कहाँ गया होगा वह, किधर? जहां से आते रास्ते जरूरी नहीं ले जाए वहीं। जो बहुत करीबी, उनके कहीं आस पास होने से बजने लगती मेरी धड़कनें। क्या वह इतना निकट है मेरे, और मैं अपने दिल की आवाज सुन सकता हूँ इस शोर में? क्या करूं उसे पुकारूं? क्या पुकारा जा सकता है यहाँ किसी को आदमी की तरह नाम लेकर? मुझे बेचैनी हो रही, कहीं ऐसा तो नहीं इसी वजह से खड़ी मेरी तेज तेज चल रही। आखिर चलने का नाम है बाजार, और मैं यहाँ होना चाहता जहाँ रहा नहीं जा सकता सौदे के बिना। राह देखता जहाँ देखने को इतना कुछ एक उसके सिवा। और मैं यहाँ होना चाहता जहाँ रहा नहीं जा सकता सौदे के बिना। राह देखता जहाँ देखने को इतना कुछ उसके सिवा। फिर एक बार फिर कर उसी दुकान के पास जाता जहाँ अपने होने उसे आने को कहा था, और ढीठ सा खड़ा हो जाता। मुझे खबर नहीं, मुझे खबर नहीं मेरे पीछे बदला जा रहा साइन बोर्ड। तो ये एक कविता थी। उसके बाद एक कविता है थोड़ी अलग ढंग की है। शीर्षक है रुधा राग। रुधा राग। लदा है इसलिए गधा है, ये गधा इसलिए लदा। पीठ पर नमक है या रुई, क्या हो युक्ति? सोच में है पानी में या हवा में मुक्ति। सीधा सधा है, सीधा सधा है इसलिए गधा है। बचपन से ही चुप सिर नवाए, शुरू से सबसे उदास, जबकि सामने हिल हिल कर हंसे खाई जाने वाली घास। किस्मत में बधा है इसलिए गधा है। पोखर में पानी पीते कभी देखा नहीं खुद को ठीक से, कभी हटा नहीं अपने काम, अपनी नाकामी, अपनी लीक से। बंधा है इसलिए गधा है, या गधा है इसलिए बंधा है।
कभी लौटता बैसाख में पीटता पांव अलबलाता, कभी लौटता बैसाख में पांव पीटता अलबलाता, भीड़ में अकेले भर्राए स्वर में चाहता अपने दुख को गाना, गला रुंधा है इसलिए गधा है, या गधा इसलिए गला रुंधा। तो इंसानियत के नाते कुछ कविताएं पढ़ ली, कुछ प्राणीयता के नाते कुछ कविताएं प्राणियों के से जुड़ी हुई हैं। एक कविता उसकी सुनी, तो दो छोटी छोटी कविताएं और इसी क्रम में हैं, तो मेरे ख्याल में वो भी आपको सुना देनी चाहिए इसके पहले कि मैं अगले आगामी संग्रह से कविताएं साझा करूं आपके साथ। एक कविता है, छोटी सी कविता है, कुत्ते की नींद। कुत्ते की नींद, ठीक से किनारे भी नहीं, ठीक से किनारे भी नहीं, जैसे वह जानता कोई किनारा नहीं यहाँ। ठीक से किनारे भी नहीं, जैसे वह जानता कोई किनारा नहीं यहाँ। अपनी छाह पर जगह ढूंढकर सोया इस चहल पहल भरी राह पर, क्या आदमी के पास इस कुत्ते का इत्मीनान है? क्या आदमी के पास इस कुत्ते का इत्मीनान है? कुत्ते जैसा भरोसा दुनिया पर, कुत्ते जितनी भी नींद। क्या आदमी के पास इस कुत्ते का इत्मीनान है? कुत्ते जैसा भरोसा दुनिया पर, कुत्ते जितनी नींद। अगली कविता, कछुआ। कछुआ, क्या इसलिए कि कवच कड़ा है तुम्हारा, या फिर भीतर से बेहद नरम हो, या फिर रफ्तार की नहीं परवाह, चलते धीरे धीरे इत्मीनान से। क्या इसलिए कि कवच कड़ा है तुम्हारा, या भीतर से बेहद नर्म हो, या फिर रफ्तार की नहीं परवाह, चलते धीरे धीरे इत्मीनान से। या इसलिए कि हो दंतहीन, या इसलिए कि हो दंतहीन, लंबी उम्र जी सकते अगर हम में से कोई न मार पाए। लंबी उम्र जी सकते अगर हम में से कोई न मार पाए, कि हर कोई पा सकता जीवन पूरा इस तरह, कि हर कोई पा सकता जीवन पूरा इस तरह, मनुष्य भी अगर मनुष्य बीच में ना आए। कि हर कोई पा सकता जीवन पूरा इस तरह, मनुष्य भी अगर मनुष्य बीच में ना आए। तो मेरे ख्याल से ये प्रकाशित संग्रहों से कविताएं मैंने आपको सुनाई, और कोशिश की कि उनमें से भी वैसी कुछ कविताएं हो, वैसी भी जो सवाल करती हुई कविताएं हैं, प्रश्न परक हैं। और अब मुड़ता हूं मैं बहुत विनम्रता से आने वाले संग्रह प्रश्नकाल शून्यकाल से कुछ कविताएं। मैं अपने तय ये कोशिश करता हूं कि जैसे अच्छे कलाकार, मैं फिल्मों का संदर्भ लेकर अगर कहूँ तो अपनी हर नई फिल्म में, नई कलाकृति में कोशिश करते हैं कि कुछ अलग ढंग का काम करें, अलग नया करें। तो मेरी अपनी कोशिश रहती है, कितनी कामयाब होती है वो आप बताएंगे। लेकिन इस संग्रह में नया यह करने की कोशिश मैंने की है कि इसमें सारी की सारी कविताएं
सवाल करती हुई प्रश्नाकुल प्रश्नपरक प्रश्नवाची कविताएं हैं। कविताएं न सिर्फ कविताएं प्रश्न करती हैं और प्रश्न पर अमूमन संपन्न भी होती हैं, उनका समाहार भी प्रश्न पर होता है। तो शायद अभी के दौर में लेखक का काम सही प्रश्नों को रखना भी है। तो उसी संदर्भ में यह कोशिश है, प्रश्नकाल शून्यकाल। शुरुआत में इसकी एक दो छोटी छोटी कविताओं से करता हूं जो मुझे संयोग से जुबानी याद है, रहती नहीं है मुझे ज्यादा कविताएं मुक्त छंद में होने के कारण, लेकिन इसमें आंतरिक लय है कुछ, तो शायद इसके चलते मुझे याद है। एक बहुत छोटी सी कविता शुरुआत करता हूँ। शीर्षक है दिल रखने की जगह। दिल रखने की जगह। भीड़ भरे इस महानगर में, भीड़ भरे इस महानगर में जहां नहीं है दिल रखने की जगह। भीड़ भरे इस महानगर में जहां नहीं है दिल रखने की जगह। ढूंढ रहा है कौन बावला दिल रखने की जगह। ढूंढ रहा है कौन बावला दिल रखने की जगह। आप जानते हैं कि मुंबई, जहां पिछले लगभग 12 वर्षों से रहना हो रहा है हमें रोजगार में, तो यहाँ की जीवन रेखा लोकल ट्रेनें मानी जाती है। लाइफ लाइन बोलते हैं, जो इन दिनों बंद भी है। तो उस लोकल ट्रेन में आते जाते कई अनुभव होते हैं जिन पे एक अलग लंबी श्रृंखला है, किताब की तरह ही है, लोक शास्त्र, जिसमें से आधी कविताएं चिंतन दिशा में यहीं से वेश बैंक जी और उनकी टीम निकालती है, उसमें आई थी। लेकिन एक उस संदर्भ की कविता इस संग्रह में भी है। भरी भीड़ में खड़े खड़े, भरी भीड़ में खड़े खड़े कैसा यह भरे भरम। भरी भीड़ में खड़े खड़े कैसा यह भरे भरम। रह कर पंजरे से क्या लगता है गरम गरम। रह कर पंजरे से क्या लगता है गरम गरम। बगल गिर के थैले में है टिफिन बक्स या बम। बगल गिर के थैले में है टिफिन बक्स या बम। तो एक और सवाल वाली कविता, उसके पहले एक कविता किसी क्रम से आदरणीय विश्वनाथ जी ने इस पांडुलिपि की बहुत सारी कविताएं दस्तावेज के अंक 161 में प्रकाशित की विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी ने। तो कुछ उसमें से कविताएं आपको सुनाता हूँ। शीर्षक है अविश्वसनीय। अविश्वसनीय। देख कर होती हैरत, सोच कर और। देख कर होती हैरत, सोच कर और। छाई जैसी फैली बिखरी
हर ओर इस दुनिया में अच्छाई छाई जैसी फैली बिखरी, हर ओर इस दुनिया में अच्छाई, फिर भी हो नहीं रहा सही कुछ भी कहीं, ऐसी बेबसी। फिर भी हो रही फिर भी हो नहीं रहा सही कुछ भी कहीं, ऐसी बेबसी। कैसे है इस कदर हावी, कैसे है इस कदर हावी, राई जितनी बुराई, कैसे है इतनी हावी, राई जितनी बुराई। एक और छोटी सी कविता, शीर्षक है वजह। दुनिया की अनगिनत मुश्किलें, दुनिया की अनगिनत मुश्किलें ढूंढ रही कब से अपना हल, दुनिया की अनगिनत मुश्किलें ढूंढ रही कब से अपना हल, और नहीं पाती तो करती एक सवाल, और नहीं पाती तो करती एक सवाल, बुरे जो ठहरे खैर उन्होंने, अपनों का अपने जैसों का भरसक भला किया, बुरे जो ठहरे खैर उन्होंने, अपनों का अपने जैसों का भरसक भला किया, अच्छे लोगों ने अच्छों का, अच्छे लोगों ने अच्छों का, अच्छाई का सच्चाई का, भोले भाले भले भलों का, सच में कहो किया क्या। अच्छे लोगों ने अच्छों का, अच्छाई का सच्चाई का, भोले भाले भले भलों का, सच में कहो किया क्या। एक एक कविता है उत्तर प्रश्न। उत्तर प्रश्न। अभी आपने देखा होगा वर्तमान संदर्भों में कई छोटे छोटे रोजगार करने वाले जो हैं, फल सब्जियां बेचने वाले या और छोटे छोटे रोजगार करने वाले जो लोग हैं, उनकी आजीविका जाती रही है। उसी उसी संदर्भ में इस कविता को देख सकते हैं। शीर्षक है उत्तर प्रश्न। उस तरह पर सिर धरकर सोचता आंखें भरकर, उस तरह पर सिर धरकर सोचता आंखें भरकर, बंद के इन दिनों में, बंद के इन दिनों में सीख ली है जिन्होंने हजामत बनानी आप ही अपनी, बंद के इन दिनों में सीख ली है जिन्होंने हजामत बनानी आप ही अपनी, वे क्या फिर आएंगे लौटकर उसके दर पर, वे क्या फिर आएंगे लौटकर उसके दर पर। इसी क्रम में एक और छोटी सी कविता, कुछ सवाल आने वाले दिनों के बारे में, बिना किसी मुखौटे के तो मुश्किल में पहचाने जाते,
बिना किसी मुखौटे के तो मुश्किल से पहचान में आते। अब नकाब लगाए हुए क्या पहचाने जाएंगे चेहरे। अब नकाब लगाए हुए क्या पहचाने जाएंगे चेहरे। आने वाले दिनों में भीड़ में चलते हुए थे अनजान एक दूसरे से। भीड़ में चलते हुए थे अनजान एक दूसरे से। देह भर दूरी बनाए कैसे लोग जुड़ेंगे आने वाले दिनों में। जब होंठ नहीं थे सिले, जब होंठ नहीं थे सिले, आवाज उठाते कब थे। जब होंठ नहीं थे सिले, आवाज उठाते कब थे। जुल्म के खिलाफ इंसाफ के लिए मुंह पर पट्टी बांधे किस तरह बोलेंगे। मुंह पर पट्टी बांधे किस तरह बोलेंगे आने वाले दिनों में। आप सही कह रहे हैं, वे दिन आने वाले नहीं बल्कि आ चुके। आप सही कह रहे हैं, वे दिन आने वाले नहीं बल्कि आ चुके। क्या सच में आ गए दिन हमारे। क्या सच में आ गए दिन हमारे। तो इसी संग्रह प्रश्नकाल शून्यकाल से कुछ और प्रश्न करती हुई कविताएं। अगर मैं, शायद मुझे समय का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको लग रहा हो कि समय कुछ ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा है कि हो गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कविताएं सुनाकर समाहार करूं इस कार्यक्रम का। लेकिन मेरा एक मेरी इच्छा है कि कुछ कविताएं नए संग्रह से आपके साथ साझा करूं। तो एक और कविता है इसकी, अब की बार, नए ढंग की है, आप देखिएगा। अब की बार निकाल, अब की बार निकाल लिए जा कांधे पर तू डाल। पड़ा कब से खामोश निढाल, नहीं कुछ पूछेगा बेताल। अब की बार निकाल लिए जा कांधे पर तू डाल। पड़ा कब से खामोश निढाल, नहीं कुछ पूछेगा बेताल। मना है करना यहाँ सवाल, मना है करना यहाँ सवाल। किसी की है अब कहाँ मजाल, रहा ही नहीं कहीं भी हाल। बचा बस जाल और जंजाल। पीठ तो और हुआ चांडाल, और सिर पहले से कंगाल। जरा आंखों को देख खंगाल, चुभा पलकों का कोई बाल। अगर सपने तो दूर निकाल, अगर सपने तो दूर उछाल। फेंक देना सारे तत्काल, नजर आती क्यों काली दाल। दलों पर काबिज हुए दलाल, नजर आती क्यों काली दाल। दलों पर काबिज हुए दलाल। सभी का जीना हुआ मुहाल, जहन में आते अजब ख्याल। जुबां फिसले तो उसे संभाल, नहीं मच जाए कोई बवाल। जुबां फिसले तो उसे संभाल, नहीं मच जाए कहीं बवाल। कहीं पर ढोल कहीं पर झाल, मगन मन चारण वृंद निहाल। न बांका होगा कोई बाल, बसाने ही वाली है ढाल। कहीं पर ढोल कहीं पर झाल, मगन मन चारण वृंद निहाल। न बांका होगा कोई बाल, बस आने ही वाली है ढाल। एक पर टंगा एक घड़ियाल, देखता है दूजी दीवाल। बचेंगे मोटी जिनकी खाल, बज रहा कैसा यह खड़ताल। बचेंगे मोटी जिनकी खाल, बज रहा कैसा यह खड़ताल। और एक कविता जिसका शीर्षक प्रश्न चिन्ह है। कोई सीधी सरल रेखा नजर आती मुश्किल से। कोई सीधी सरल रेखा नजर आती मुश्किल से। इस दौर में
मुड़ा तुड़ा प्रश्न चिन्ह दिखाई देता हर ओर। देश पर प्रश्न चिन्ह, दुनिया पर, वर्तमान पर, इतिहास पर, भविष्य के भी आगे खड़े आज प्रश्न चिन्ह पड़े। कोई कहे न कहे मगर देखो तो दिखता है, साफ साफ या सहमे सकुचाए। चेहरों पर, आंखों में निशान सवालिया, संभवतः आंखों में है, संभवतः आंखों में है और भीतर अपने मन के, इसलिए झलकता हर जगह प्रश्न चिन्ह सामने। आसमान चूमते बादलों में, टूट कर गिरे बालों में, झुके पेड़ों, सिर उठाए पहाड़ों से। यह विराम चिन्हों में बेकल बेधक सबसे, यह विराम चिन्हों में बेकल बेधक सबसे, या शायद विराम चिन्ह ही नहीं, सच पूछे तो, या शायद विराम चिन्ह ही नहीं, सच पूछे तो, पूछने को तो सपने क्यों नहीं पूछ सकते। यह विराम चिन्ह ही नहीं, सच पूछे तो, बात खत्म नहीं होती, शुरू होती यहां से। बात खत्म नहीं होती, शुरू होती यहां से। शासन पर प्रश्न चिन्ह, शासन पर प्रश्न चिन्ह, अर्थ और व्यवस्था पर, संविधान पर, स्वतंत्रता, समानता और नागरिकता पर, धर्म, राजनीति, संसद, न्यायालय, लोक और तंत्र, तीनों पालिकाओं, चारों स्तंभों, पंचों, परमेश्वरों पर। प्रश्नों से भरा प्रश्नाकुल समय यह, प्रश्नों से भरा प्रश्नाकुल समय यह, पूछने का रिवाज जिसमें बस परीक्षाओं में, और वहां भी उत्तर के विकल्प दिए होते और जवाब चुनना भर। इनमें से कोई नहीं जिसमें सबसे उपयुक्त जान पड़ता, और वहां भी उत्तर के विकल्प दिए होते और जवाब चुनना भर। इनमें से कोई नहीं जिसमें सबसे उपयुक्त जान पड़ता, जान बचाने के लिहाज से। उत्तर आंकने की जल्दबाजी में परीक्षार्थी, उत्तर आंकने की जल्दबाजी में परीक्षार्थी, प्रश्न पत्र पढ़ने की फुर्सत भी नहीं, प्रश्न चिन्ह देखना तो दूर। जटिल काल है यह, जरूरी नहीं हर प्रश्न के आगे चिन्ह हो और हर चिन्ह वाला प्रश्न ही सही सही। जटिल काल है यह, जरूरी नहीं हर प्रश्न के आगे प्रश्न ही सही सही। अच्छी कविता की तरह सच्चे प्रश्नों का भी कोई तय सूत्र कहाँ। अच्छी कविता की तरह सच्चे प्रश्नों का भी कोई तय सूत्र कहाँ। बचपन नहीं बस विस्मयादि बोधक, बचपन नहीं बस विस्मयादि बोधक, न बुढ़ापा पूर्ण विराम, नहीं जवानी खाली सवालिया निशान। समझाना चाहता जो भी मिले, पर आप उलझता जाता, कटी पतंग के मांझे वाले धागे सा। सवाल ही सवाल हर तरफ, हल नहीं, सवाल ही सवाल हर तरफ, हल नहीं। न राजा के ऊंचे महल में, न मिट्टी के धंसे हल में, और ये जमीन से जुड़े ही जानते कि धंसना हमेशा फंसना नहीं होता, जूझना हो भले। उत्तर के लिए देखते अक्सर बापू की ओर, उत्तर के लिए देखते अक्सर बापू की ओर, पर सत्य के साथ प्रयोग के पन्नों पर पड़ी उनकी ऐनक के खांचे, जुड़े प्रश्न चिन्हों सरीखे लगते। पर सत्य के साथ प्रयोग के पन्नों पर पड़ी उनकी ऐनक के खांचे, गोल शून्य के बीच, गोल शून्य के बदले एक दूसरे से जुड़े
प्रश्न चिन्हों सरीखे लगते, डंडे जिनके हो गए मुड़कर कमानी। हमारे समय के कई ज्वलंत प्रश्नों में हमारे समय के कई ज्वलंत प्रश्नों में प्रश्न तो अब भी सुलग धधक रहे, मगर चिन्ह उनके झुलस गए। हमारे समय के कई ज्वलंत प्रश्नों में प्रश्न तो अब भी सुलग धधक रहे, मगर चिन्ह उनके झुलस गए। नैतिकता के, वैचारिकता के, सामाजिकता के प्रश्न ऐसे न जाने कितने। हर सुबह सूर्य उगने के बाद जो किरणें चली आती थी सीधी, आज देख रहा किसी प्रश्न चिन्ह की तरह उन्हें अपनी खिड़की पर। हर सुबह सूर्य उगने के बाद जो किरणें चली आती थी सीधी, आज देख रहा किसी प्रश्न चिन्ह की तरह उन्हें अपनी खिड़की पर। इस भयावह दमघोटू तुमुल कोलाहल कलह भरे राजनीतिक रणनीतिक चुप्पी के युग में, इस भयावह दमघोटू तुमुल कोलाहल कलह भरे रणनीतिक चुप्पी के युग में प्रश्नाकुल में, जबकि अभी अभी सरकार ने क्या, कब, कहां और कैसे जैसे क से शुरू होने वाले शब्द प्रतिबंधित कर दिए हैं और सारे प्रश्नवाची हटाए जा रहे पाठ्यक्रम से। यदि अनुमति दें तो इस कविता का समारा यदि अनुमति दें तो इस कविता का समाहार करूं एक प्रश्न चिन्ह से। यदि अनुमति दें तो इस कविता का समाहार करूं एक प्रश्न चिन्ह से। तो रणनीतिक चुप्पी के युग में प्रश्नाकुल में, जबकि अभी अभी सरकार ने क्या, कब, कहां, क्यों और कैसे जैसे क से शुरू होने वाले शब्द प्रतिबंधित कर दिए हैं और सारे प्रश्नवाची हटाए जा रहे पाठ्यक्रम से। यदि अनुमति दें तो इस कविता का समाहार करूं एक से इसी प्रश्न चिन्ह के साथ अनुमति आपसे लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से लगभग 1.5 घंटे आपके साथ जुड़ा रहा कविताओं के साथ, और कविताएं पढ़ने के प्रवाह में कई बार समय का पता नहीं चलता। तो अगर आपको जरूरत से ज्यादा रोक लिया हो मैंने और इन कविताओं ने, तो अपनी कविताओं की ओर से आपसे एक अनुजवत क्षमा चाहूंगा, और साथ ही आप सबका धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा प्रकाशित संग्रह तो फिर भी आप सब में कई लोगों के पास हैं और उन्होंने कविताएं पढ़ी हैं, और अच्छा लगता है कि कई मित्र से कविताएं विभिन्न माध्यमों में साझा भी करते हैं। तो इस तरह से भी कविताएं एक पाठक वर्ग तक पहुंची हुई हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आज मैंने आने वाले संग्रह से कुछ कविताएं साझा किया। हालांकि मैं बहुत सारी कविताएं लेके बैठा था, लेकिन वो ज्यादती होगी और वो ज्यादती करना ठीक नहीं है। किसी और अगले मौके पर जब आपसे मुलाकात होगी तो जरूर मैं साझा करूंगा वो कविताएं। कुछ और नए जो नई पांडुलिपियां जो है उनसे, जिनमें एक का तो मैंने उल्लेख किया माँ के साथ, और भी पांडुलिपियां हैं। ऊट श्रृंखला की सारी कविताएं किताब की शक्ल में हैं जो आने की प्रतीक्षा में है, और कुछ पत्र, कुछ प्रमाण पत्र और कुछ साक्ष्य जो शायद जल्दी ही आए। और इस दौरान जो पिछले 5-6 महीनों में जो कविताएं बनी, उनकी भी एक किताब जैसी शक्ल हो गई है। उसका नाम मैंने रखा है अभी संक्रमण काल की कविताएं। तो शायद आगे मौका मिले जब मैं शायद ये करूंगा कि जो ये नई कविताएं हैं पांडुलिपियां, उन्हीं से आपके साथ कविताएं साझा करूंगा। तो एक बार फिर से इस मंच का जो सचमुच सुलभ करा रहा है कविताओं को इतने लोगों के साथ साझा करके, मैं धन्यवाद देता हूँ।
और आप सबका धन्यवाद देता हूँ जो अपने व्यस्त समय से अपना कीमती समय निकाल कर आप सब जुड़े हैं। स्नेह आपका, आपका अभिनंदन और अ, ये शुभकामना कि आपकी जबकि अभी भी स्थितियाँ सामान्य नहीं हुई हैं, बल्कि संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है। मैं प्रार्थना करूँगा और अनुरोध और आशा करूँगा, विश्वास रहेगा मेरा कि आप सब लोग अपने परिवार के साथ, अपने मित्रजनों, परिजनों के साथ और अ, सभी परिचितों के साथ स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और ये अ, जो संकट का समय है वो जल्दी से खत्म हो देश और दुनिया के लिए और सब लोग फिर से उस पुराने ज़माने में लौटें जिसमें गोष्ठियाँ हुआ करती थी, उपरांत गोष्ठियाँ हुआ करती थी, चाय की प्यालियों के साथ कॉफ़ी हाउस में लोग बैठा करते थे, कविताएँ होती थी, चर्चा होती थी और बाकी उससे भी बहुत बढ़कर है कि जीवन के जो बाकी काम रुक गए हैं, जैसा कई लोगों के रोज़गार प्रभावित हुए हैं, तो अपने तरफ से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप भी कर ही रहे होंगे। ये कोशिश हमारी जारी रहे कि जैसे एक कविता में मैंने कहा कि हाथ मिलाने का समय भले न हो, हाथ बढ़ाने का ज़रूर है। तो वह हाथ बढ़ाकर हम उन तक पहुँचे, अपनी मदद के ज़रिए जिनको ज़रूरत है अभी। इस सब के साथ मैं बहुत-बहुत धन्यवाद के लिए। फिर मुलाकात होगी और कुछ और कविताएँ, उन पे चर्चा, शायद कहानियाँ। तो बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।